M29 बुल के क्लोन विधि से 9 सांड तैयार करके हमारी संस्थान के मॉडर्न शेड में आज की तारीख में खड़े हैं जी। और ये जल्दी ही इसका वीर्य हम जब भी अप्रूवल गवर्नमेंट से हो जाएगी, सरकार जब हमें एक बारी हरी झंडी दिखा देगी तो हम इसके वीर्य को किसानों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। हमने एक प्रिगडी नाम का किट निकाला है जिसमें यूरिन से, पेशाब से हम भैंस की जांच 30 दिन के अंदर हम ये बता देते हैं कि ये भैंस गाभिन है और ये खाली है। उसके अंदर कुछ नहीं, काऊ साइड भैंस के बराबर में जाओ, किसान खुद उससे अपने आप टेस्ट कर सकता है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में कुछ न कुछ नया होता ही रहता है और नित्य यहाँ के वैज्ञानिक नई खोजों में लगे हुए हैं ताकि जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जा रहा है, निरंतर प्रयासरत हैं यहाँ के वैज्ञानिक। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक सज्जन सिंह जी। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय की बात करें तो किस परिदृश्य पर आप लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं? कोई नई जो जानकारी? केंद्रीय भैंस अनुसंधान अपने किस्म का पूरी दुनिया के अंदर एक अलग से संस्थान है जहां भैंसों के ऊपर दिन प्रतिदिन नए नए शोध किए जाते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में जब भी पूरी दुनिया के अंदर भैंस की बात होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है और हिंदुस्तान में जब बात होती है तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और हरियाणा का नाम भैंस पशुपालकों के लिए एक गौरव हमेशा विषय रहता है कि यहाँ पूरी दुनिया की निगाह हरियाणा की भैंसों के ऊपर रहती है जी। अगर आप बात करें तो आपका फतेहाबाद, आपका हिसार, आपका भिवानी, आपका झज्जर, जींद, ये जो इलाका है ये मुर्रा नस्ल की भैंसों का गृह क्षेत्र है। वैसे तो हम जितनी भी हमारी भैंसों की प्रजातियां हैं, जितनी भी किस्में हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारी संस्थान में जो अब यहाँ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है उसमें हमारी जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं उनके ऊपर काम होता है और हमारा एक उप परिसर नाभा पंजाब में है जिसके अंदर नीली रावी भैंस जो हैं, पंजाब की जो पाकिस्तान से लगते हुए ज़िले 4 ज़िले हैं उनके अंदर मुख्य रूप से ये नीली रावी भैंस पाई जाती है। उसका हमारा उप परिसर नाभा में है जहाँ नीली रावी भैंस के ऊपर शोध होती है। जहाँ तक केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में शोध कार्यों का विषय है तो उस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पिछले दिनों अखबारों मीडिया की सुर्खियों में रहा है जिसमें हमने M29 सांड, जो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है, बल्कि पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है मुर्रा नस्ल का, जिसके वीर्य की मांग, सीमन की मांग पूरे हरियाणा के अंदर है, उस सांड की उम्र अभी 10 साल से ऊपर हो चुकी है और नीति के हिसाब से एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी उस सांड को लंबे समय तक उम्र के बाद प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। लेकिन उस सांड की मांग बहुत ज़्यादा थी तो पूरे प्रदेश के अंदर उसकी मांग को देखते हुए हमारी संस्थान ने ये प्रयास शोध किया कि क्यों ना इसके क्लोन कार्बन कॉपी तैयार की जाए, इसकी कॉपी तैयार की जाए। तो हमने M29 बुल के क्लोन विधि से 9 सांड तैयार करके हमारी संस्थान के मॉडर्न शेड में आज की तारीख में खड़े हैं और ये जल्दी ही इसका वीर्य हम जब भी अप्रूवल गवर्नमेंट से हो जाएगी, सरकार जब हमें एक बारी हरी झंडी दिखा देगी तो हम इसके वीर्य को किसानों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। जी। एक किट का जिक्र हो रहा था, वो भी ज़रूर बताएं तमाम दर्शकों को, क्योंकि वो भी एक बड़ी खोज कही जा सकती है। हाँ, भैंस में 2-3 मोटी मोटी समस्याएं हैं। ज़्यादातर भैंस में कोई बीमारियां नहीं होती, 2-3 बीमारियां मोटी मोटी हैं, मुँह खुर का है, गलघोटू का है, इसके अगर टीके लगवा लें तो भैंसों के अंदर और दूसरी कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं। और जहाँ तक खान पान की बात है तो खान पान में भी भैंस जो निम्न स्तर के चारा हैं उनको अच्छे दूध में बदलने की एक क्षमता रखती है। तो किसानों को बहुत जो सस्टेनेबिलिटी है जो किसानों की आज की तारीख में आप देखोगे कि हर किसान के घर के अंदर 1 या 2 भैंस आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो वो किसानों की सस्टेनेबिलिटी, लेकिन वो जो समस्या मुख्य रूप से किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरी भैंस समय पर गर्मी के लक्षण नहीं दिखाती, मेरी भैंस जो है ना गाभिन होने में
आनाकानी और दिक्कत करती है। इस समस्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं इनके। भैंस की गर्भ जांच एक मुख्य विषय हमारे सामने आया और हमने कोशिश की कि जो गुदा जांच से गर्भ जांच होती थी वो लगभग 3 महीने के अंदर होती थी और 3 महीने में अगर हम देखें तो खान पान का जो खर्चा है जो किसान को वहन करना पड़ता है वो 300 से 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भैंस के चारे के ऊपर खर्चा, अगर आप किसान का मेहनताना को अलग कर दिया जाए तो भी 300 से 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भैंस के ऊपर खर्चा आता है। तो हमने कहा कि भाई इस खर्चे को कैसे कम किया जाए ताकि किसानों की आमदन बढ़ सके। तो उस खर्च करने के लिए पहले तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमने गर्भ जांच की, लेकिन उसमें भी 40-45 दिन का टाइम लग जाता था। उसके बाद हमारी संस्थान के वैज्ञानिकों का ये प्रयास रहा कि इस दिशा में और आगे बढ़ा जाए और शोध किए जाएं, और वो शोध हमारी संस्थान ने करके साबित भी किया। उसमें हमने एक प्रिगडी नाम का किट निकाला है जिसमें यूरिन से, पेशाब से हम भैंस की जांच 30 दिन के अंदर हम ये बता देते हैं कि ये भैंस गाभिन है और ये खाली है। उसके अंदर कुछ नहीं, काऊ साइड भैंस के बराबर में जाओ, किसान खुद उससे अपने आप टेस्ट कर सकता है। तो ये भैंस को कहीं अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उस किट जिसकी कीमत बहुत कम है, 5-10 रुपये के अंदर वो किट उपलब्ध है, अभी हमने तैयार कर दिया है। उसके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, बड़े सकारात्मक परिणाम मिले हैं और उन परिणामों से आश्वस्त होकर हमने सरकार से ये आग्रह किया है कि इस किट को किसानों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग इसकी जल्दी से जल्दी हो ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके और उसकी आमदन में बढ़ोतरी हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुर्रा नस्ल की हम लोग बात कर रहे हैं, काला सोना भी कहते हैं इसको। अमूमन इनके दूध की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, लगभग कितना दूध ये ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं? हमारी सरकार के प्रयास रहे हैं, जब मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर भैंस के व्यापार की बात होती है तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हरियाणा, जब हरियाणा में व्यापार बढ़ा तो किसानों को भैंसों की कीमत अच्छी मिलने लगी। चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, 25 लाख से लेके 50 लाख तक भैंसें किसानों की बिकी हैं। जब इतनी अच्छी नस्ल की भैंसें जिन्होंने 25 लीटर, 26 लीटर, 30 लीटर तक दूध दिया है, वो व्यापार के माध्यम से बाहर जाने लगी तो किसानों के पास अच्छी जो नस्ल की भैंसें थे उनकी कमी शुरू हुई। लेकिन किसान ने तब भी इस बात को नहीं समझा। सरकार ने प्रयास किया कि हमारे प्रदेश के अंदर अच्छी नस्ल की भैंसों का व्यापार बढ़ गया और किसानों ने अच्छी नस्ल की जो भैंसें हैं व्यापार के माध्यम से वो प्रदेश से बाहर चली गई। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में हम इनकी मदद करें ताकि उससे प्रोत्साहित होकर अच्छे पशुओं का किसान भाई पालन करें। तो हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन राशि 12 लीटर से शुरू की थी। जो भैंसें 12 लीटर दूध उत्पादन करती हैं, 12, 15, 18, 20, उनको अलग अलग 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को रिकॉर्डिंग के हिसाब से दी जाती थी। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि ये 12 लीटर की बजाय 18 लीटर पे प्रोत्साहन राशि देना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार तो किसान को उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकती है, दौड़ना तो किसान को खुद स्वयं पड़ेगा। तो किसानों ने अच्छी नस्ल की भैंसें देखते हुए, प्रोत्साहन राशि को देखते हुए अच्छी नस्ल की भैंसें पालने शुरू की और हमारे प्रदेश के अंदर आज भी अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जो 20, 22, 25 लीटर दूध देने वाली आम बात है। हमारी फार्म के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी भैंसें हैं जो 25 लीटर के आसपास दूध दे रही हैं। तो अब जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, क्योंकि ये सुंदर भी हैं, देखने में सुंदर भी हैं और दूध उत्पादन भी अच्छा है, तो इनके प्रति पूरे देश के अंदर रुझान बढ़ा है और पूरे देश के अंदर जो ब्रीडिंग पॉलिसी है राज्यों की, प्रदेशों की, उनके अंदर मुर्रा का एक अहम स्थान है। तो सभी प्रदेशों में मुर्रा नस्ल की भैंसों को बढ़ावा मिल रहा है और हमारी संस्थान इस दिशा में प्रयासरत है कि उत्तम गुणवत्ता के सांडों के वीर्य को नेटवर्क प्रोजेक्ट के माध्यम से, बफलो नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो पूरे देश के अंदर हमारे चल रहा है, उसके माध्यम से हम वो सीमन हर जिले में, प्रदेश के हर जिले में और दूसरे प्रदेशों के अंदर किसानों तक पहुंचाएं ताकि हमारा दूध उत्पादन, जो वर्षों से हमारा देश आप जानते हो कि दूध उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 पर बना हुआ है, हम
दूध उत्पादन में तो आज 206 मिलियन टन दूध उत्पादन करके देश पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर पे हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता देखें तो हमारे पशुओं की गुणवत्ता आज भी जो विदेशी नस्ल के पशु हैं उनसे कम उत्पादन दूध देते हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम अपने पशुओं की गुणवत्ता में भी सुधार करें ताकि हम दूध उत्पादन में और आगे बढ़ सकें और जो हमारी प्रोजेक्शन है, जो आने वाले समय में दूध की मांग है, उसकी हम पूर्ति कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या गोद भी लिए गए हैं? कुछ जो पशु हैं, जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान की ओर से ऐसा भी कुछ है? हाँ, हमारी संस्थान ने जो संतति परीक्षण का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें हमने हमारे आसपास के कुछ गांवों को गोद लिया हुआ है। उन गांवों के अंदर हम किसानों तक पहुंचते हैं और किसानों का जो भैंस हैं उनका कृत्रिम गर्भाधान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंसेमिनेटर लगा रखे हैं, संस्थान से सीमन देते हैं और उनको वहाँ तक सीमन पहुँचाते हैं ताकि नस्ल सुधार को बढ़ावा मिले और दूसरे लोग भी उसको देख के प्रोत्साहित हों और अच्छी नस्ल के पशु पालना शुरू करें। एक और प्रोग्राम हमारी संस्थान ने शुरू किया था जिसमें हम मिल्क रिकॉर्डिंग किसानों की भैंसों की करते थे। जब हम भैंस की रिकॉर्डिंग करते थे तो अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें पशुपालक यहाँ अच्छे दूध उत्पादन वाली लेकर आते थे, हमारी संस्थान में रिकॉर्ड करवाते थे। हम एक उनको सर्टिफिकेट देते थे। जब हम उनको सर्टिफिकेट देते थे, क्योंकि वो प्रमाणित है, एक साफ सुथरा सर्टिफिकेट बिना किसी बायसनेस के हम उनको देते थे। उससे किसान जब वो सर्टिफिकेट यहाँ लेके जाता था तो उसकी भैंस की कीमत वैसे ही 1.5 गुना बढ़ जाती थी। तो हमारा प्रयास ये है हमारी संस्थान का कि किसानों को अच्छे से अच्छा उत्तम गुणवत्ता का वीर्य जो प्रमाणित है, वो प्रमाणित वीर्य हम किसानों के पशुओं के लिए पहुंचाएं। और ये जैसे आपने सवाल किया कि आपने कुछ गांव भी, तो हमारे 10-15 गांव जो आसपास के हैं वो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और उनसे जो हमारी संस्थान के उत्तम गुणवत्ता वाले सांडों के वीर्य से जो कटड़े पैदा होती हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता का भी हम आंकलन करते हैं। और जब संतति परीक्षित जो सांड का चुनाव होता है वो उस सांड से पैदा होने वाले बच्चियों के उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। जब हमें इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि इस सांड की बच्चियों ने इतना दूध दिया कम से कम, तो उसको हम संतति परीक्षित सांड कहते हैं और उसी सांड को हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं वीर्य के उत्पादन के लिए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बिल्कुल। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में किसान भाइयों और खासतौर से पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं, उसके बारे में भी तमाम दर्शकों को बताएं। हाँ, हर वर्ष हम अपने जो स्थापना दिवस के ऊपर भी एक पशुओं का, भैंसों का मेला लगाते थे। उसमें बहुत सारे किसानों के जो पशु हैं वो आते थे, उस प्रतियोगिता में भाग लेते थे। उस प्रतियोगिता में जो ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाले किसानों की भैंसें हैं उनको हम इनाम के रूप में देते थे और उसका उद्देश्य एक था कि हम पहचान कर सकें कि किस किसान के पास अच्छी नस्ल की भैंस है और अच्छा उत्पादन दे रही है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसको भी प्रोपेगेट कर सकें, उसको भी आगे बढ़ा सकें। और इसी कड़ी में बहुत सारे किसानों ने हमारी संस्थान से लाभ उठाया है। उन्होंने अच्छी नस्ल के जो सांड थे उनके वीर्य का संकलन और हिमीकरण हमारी संस्थान से करवाया और किसानों में दिया, जिसका सीधा लाभ किसानों को हुआ। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे फेक जो हैं, नकली लोग इस काम के अंदर जुड़ गए हैं और वो किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसानों को लूटते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि उस फेक जो सीमन आजकल बाज़ारों में मिल रहा है, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से, उससे बचें। और जो प्रमाणित संस्थान हैं, चाहे वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हो, चाहे हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के सीमन स्टेशन हों, वहाँ से उच्च गुणवत्ता के जो वीर्य के टीके हैं उनको लेके और अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। प्राकृतिक गर्भाधान से बचें, क्योंकि प्राकृतिक गर्भाधान से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं के अंदर लग जाती हैं। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर आखिरी तिमाही के अंदर भैंसें बच्चा फेंक देती हैं। वो आखिरी तिमाही में बच्चा फेंकने का एक कारण है ब्रूसेलोसिस बीमारी। ब्रूसेलोसिस बीमारी इस प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से भी पशुओं में लग जाती है।
जब हम वीर्य के टीके भेजते हैं तो हर तरह की जितनी भी हमारी शेड्यूल्ड डिजीजेज हैं, उन शेड्यूल्ड डिजीजेज के अगेंस्ट हम पहले टेस्टिंग करते हैं उस सांड की। जब टेस्टिंग के अंदर कोई बीमारी उसके अंदर नहीं पाई जाती है, तभी उसका वीर्य संकलन और हिमीकरण करके हम टीके तैयार करके किसानों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से एक और अनुरोध करूंगा कि आप अपने पशुओं का जब भी गर्भाधान करवाएं तो जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान से आप गाभिन करवाएं अपने पशुओं को, प्राकृतिक गर्भाधान को से बचें। बिल्कुल। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, आखिर में मौसम बदल रहा है, ऐसे में तमाम पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बदलते मौसम में कई बारी ठंड, आप जिस इलाके में बैठे हो हाँ। हरियाणा प्रदेश के, वहाँ दोनों मौसम बड़े एक्सट्रीम पे हैं, बिल्कुल। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, तो दोनों से हमने पशुओं को बचाना पड़ेगा। जी। पशु का एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसा तापमान है जिसके अंदर वो सुख महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, उस तापमान को हमने बनाए रखना है। सर्दी के दिन आ रहे हैं, सर्दी के दिनों में पशुओं को ठंड लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जी। एक दबाव भी सर्दी का पशुओं के ऊपर रहता है, हम्म, स्ट्रेस रहता है। उत्पादन का स्ट्रेस और सर्दी का स्ट्रेस दोनों मिलकर पशु को बीमार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उत्पादन को बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए ठंडी हवाओं से अपने पशुओं को बचाना है। आपकी पशुशाला के अंदर आपने पर्दे लगाने हैं, जी। पर्दे लगा के सीधी जो ठंडी हवाएं हैं उनसे बचाओ। जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो कटड़ा है चाहे कटड़ी है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं ठंड को, उनको भी बचा के रखो, क्योंकि वो हमारा भविष्य का धन है। जी। और जो हमारे प्रयास हैं नस्ल सुधार के, उनके सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो कटड़ा कटड़ी है, उसको हमने बचाना है। वो किसान की धरोहर है, वो किसान का धन है, वो उसी को हमने आगे बढ़ाना है। तो अपने पशुओं का उत्पादन बनाए रखने के लिए ठंडी हवाओं से बचाओ। मौसम में बदलाव है, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है सर्दी अपने चरम पर पहुँचे, तो इससे अपने पशु को बचा के रखें। गर्म पानी और साफ पानी, गुनगुना पानी और साफ पानी अपने पशुओं को पिलाएं। जो तालाब के अंदर जो ले जाते हैं वो उस समय पर तालाब के अंदर ना ले जाएं जब ठंड का मौसम हो। ठंड थोड़ी सी सूर्य ऊपर जब चढ़ जाता है तभी अपने पशुओं को खुला छोड़ें। जी। तो और गर्मी में तो गर्मी की बात गर्मी में करेंगे, अभी तो ठंडा है। डॉक्टर साहब, द नेशन टाइम्स के साथ इतने महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें मौका दिया किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए।